हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज हम कोल्बर का नैतिक विकास का सिद्धांत समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोल्बर का नैतिक विकास का सिद्धांत प्याजे के नैतिक मूल्यों के सिद्धांत से प्रेरित था। कोलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता का कार्य छात्रों को सही और गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट करना है। कोलबर्ग का कहना था कि जो नैतिकता है वो क्या है, वो ये है कि वो छात्रों को सही और गलत के मध्य अंतर करने में मदद उनकी करे कि क्या सही है और क्या गलत है। ये जो बताने का कार्य करती है छात्रों को, वो नैतिकता है। छात्रों के जीवन हेतु क्या वस्तु या विचार नैतिक है या अनैतिक है, इसका निर्धारण नैतिक मूल्यों के विकास के द्वारा ही किया जा सकता है। इनका कहना था कि छात्रों के लिए क्या वस्तु या विचार नैतिक है और क्या अनैतिक है, इसका निर्धारण जब छात्र में नैतिक विकास सही से होंगे तो ही वो इसका चयन सही से कर सकेंगे। क्या चीज उनके लिए नैतिक है और क्या विचार या वस्तु जो है वो उनके लिए अनैतिक है। जब तक छात्र का नैतिक विकास सही से नहीं होगा तब तक हम उसमें ये आशा नहीं कर सकते कि वो सही और गलत के मध्य सही चीज को चुन सकेंगे। इसलिए कोलबर्ग के इस सिद्धांत को कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत या कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कहा जाता है। कोलबर्ग के अनुसार छात्रों में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं बल्कि समाज द्वारा होता है। कोलबर्ग का कहना है कि छात्रों में नैतिकता विकास का कार्य उनमें जन्मजात नहीं होता, वो जन्मजात कोई प्रवृत्ति नहीं बल्कि समाज जिस चीज को सही और जिस चीज को गलत समझता है वही वो छात्रों को सिखाता है। छात्र का विकास समाज में का जो नैतिक विकास होता है वो समाज द्वारा ही होता है। वह अपने इस सिद्धांत में 3 अवस्थाओं और उनके अलग अलग 6 चरणों या स्टेजेस की बात करते हैं। इन्होंने 3 लेवल बताए हैं और उन 3 अवस्थाओं में उन्होंने 6 चरणों की बात की है। हर 3 में इन्होंने 2 स्टेजेस बताए हैं, तो इसलिए 6 जो है वो चरण हो गए और 3 स्टेजेस यानी 6 स्टेजेस हो गए, चरण हो गए और 3 लेवल्स की उन्होंने बात की। ये कहते हैं कि ये जो तीन अवस्थाएं और 6 चरण है ये सार्वभौमिक है। ये इनका कहना है कि ये हर जगह बच्चे का विकास इसी तरह होता है, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप वो चीजों को समझता है। कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन 1969 में किया था और इन्होंने इसमें 2 बार संशोधन किया है, 1981 में और 1984 में। कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता छात्रों के भावनात्मक स्वरूप का अंग होती है। इनका कहना है कि जो नैतिकता होती है वो हमारी भावनाओं से जुड़ी होती है। हम इसलिए वो जो है वो स्टोरी के माध्यम से छात्रों में नैतिक विकास का कैसे हुआ है इसका पता करने की कोशिश करते हैं। इनका कहना है कि जो नैतिकता होती है वो हमारे जो ये छात्र हैं या व्यक्ति हैं उसकी भावनात्मक जो वो भावनात्मक जो स्वरूप है या पक्ष है उससे जुड़ी हुई स्टोरी होती है, इससे उससे जुड़ी हुई चीज होती है। इसलिए कोलबर्ग ने अपने परीक्षण हेतु कहानी का प्रयोग करते हैं। वह इन कहानियों के माध्यम से छात्रों से कुछ प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों से प्राप्त उत्तरों के मध्य नैतिक विकास के सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। वो कुछ प्रश्न पूछते हैं छात्रों से और छात्र जिस प्रकार उसका उत्तर देते हैं उस कहानी को सुनने के बाद उन प्रश्नों का, उसी तरह वो सोचते हैं कि छात्र में इस स्टेज पे या इस एज पे उनका इसी तरह से नैतिक विकास हुआ है। स्टोरी है या क्या, ये एक स्टोरी है यूरोप की एक महिला की जो कि बीमार थी, जो मौत और जिंदगी के मध्य लड़ाई लड़ रही थी। उसके पति का नाम हिंज था। डॉक्टर के अनुसार एक रेडियम है जिससे इसकी जान बचाई जा सकती है। उस समय उस रेडियम की खोज एक फार्मासिस्ट ने की थी। उस दवाई का मूल्य बहुत अधिक था क्योंकि जिस फार्मासिस्ट ने उसकी खोज की थी वह उस रेडियम के निर्माण में लगे धन से 10 गुना अधिक धन ले रहा था, जिस कारण हिंज उसे खरीद पाने में असमर्थ था। एक दिन हिंज उस फार्मासिस्ट के पास गया और उससे कुछ पैसे देकर कहा कि आप मुझे वो दवाई दे दीजिए, मैं उससे अपनी पत्नी की जान बचा सकता हूँ और आप कुछ पैसे रख लीजिए, बाकी के पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। परंतु उस फार्मासिस्ट ने उसे साफ मना कर दिया और उससे कहा कि मैंने इस दवाई की खोज
अधिक धन अर्जित करने के लिए की है। आप मुझे जब तक इसका पूरा मूल्य नहीं चुकाएंगे, मैं तब तक आपको यह दवाई नहीं दूंगा। ये बात सुनकर हिंज को गुस्सा आ गया और उसने उसकी दुकान में तोड़फोड़ कर उसे दुकान से उस रेडियम दवाई को चुरा लिया। अब ये स्टोरी सुनाते हैं, फिर वो छात्रों से पूछते हैं कि क्या उसने जो तोड़फोड़ की उसकी दुकान में वो सही था। तो अलग अलग स्टेज पे कुछ बच्चे बोलेंगे जब नहीं, उसको नहीं चुराना चाहिए था क्योंकि उसने चुराया तो अब उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मारेगी। कुछ बच्चे कहते हैं कि उसने सही किया क्योंकि वो ज्यादा पैसे मांग रहा था, वो गलत आदमी था तो उसके साथ तो उसने गलत किया, तो उसने गलत नहीं किया। और कुछ कहेंगे नहीं, उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उसे मार पड़ेगी तो उसने गलत किया। अब हर एज ग्रुप अलग अलग उत्तर देता है, तो वो इन्हीं उत्तरों के आधार पे छात्रों के नैतिक विकास को समझने की कोशिश करते हैं। कोलबर्ग ने अपनी इस कथा के आधार पर दो प्रश्नों का निर्माण किया है, जिससे दो भागों में विभाजित किया है। एक है नैतिक दुविधा, छात्र में क्या सही है क्या गलत है। अब हिंज क्या करे, वो ज्यादा पैसे मांग रहा है दवा के और उधर उसकी पत्नी बीमार है। अब वो दुविधा में है कि वो उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, कि वो उससे मारपीट करके वो दवा चुरा के ले जाए और अपनी पत्नी की जान बचाए। क्योंकि भाई फार्मासिस्ट भी तो ज्यादा पैसे मांग रहा है, 10 गुना ज्यादा पैसे मांग रहा है। हो सकता है वो 10 कम, जितने दवा के पैसे उतने ही मांगता तो हिंज दे सकता था। तो कोलबर्ट के अनुसार हम सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन समस्याओं या दुविधाओं का सामना करते हैं उसे ही नैतिक दुविधा, मोरल डिलीमा कहा जाता है, कि क्या सही है और क्या गलत है। इसके मध्य जो चयन करने की जो समस्या होती है कि हम किसे सही कहें और किसे गलत, यही जो है वो नैतिक दुविधा है। अगर हिंज चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। अब दुविधा है कि अगर मैं चोरी नहीं करूंगा तो मेरी पत्नी मर जाएगी, और अगर उसने चोरी की तो उसे पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देगी। अब उसके सामने दुविधा है कि वो क्या करे। अगर चोरी नहीं करता है तो उसकी पत्नी मर जाएगी, और अगर चोरी करता है तो वो जेल चला जाएगा। और फिर दूसरा है नैतिक तर्क, दो विचारों के मध्य सही और गलत का चयन करना, थिंकिंग। अब क्या छात्र विचार करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। जो फार्मासिस्ट है वो ज्यादा पैसे मांग रहा था, वो गलत था, तो इसलिए हिंज ने उसके साथ मारपीट की और वो दवा चुरा ली, तो उसने गलत नहीं किया। या ये सही या ये गलत है कि भाई वो भले पैसे मांग रहा था लेकिन हिंज को ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये गलत है, ये कानून का उल्लंघन है, तो हिंज को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब हिंज ने जो नैतिक तर्क दिया अपना, उसने तर्क लगाया कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी पत्नी मर जाएगी, और ये ज्यादा पैसे मांग रहा है, तो इसलिए उसने उसकी दुकान में तोड़फोड़ की और वो दवा चुरा के अपनी पत्नी की जान बचाने की कोशिश की। अब इसी आधार पे उन्होंने अलग अलग लेवल्स बताए हैं, 3 लेवल्स बताए हैं, और हर लेवल पे उन्होंने दो दो स्टेजेस बताए हैं, यानी 6 स्टेजेस और 3 लेवल्स की उन्होंने बात की है। पहला लेवल है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज। ये है कोलबर्ट के अनुसार नैतिक विकास की अवस्था 4 से 10 वर्ष की तक ये अवस्था चलती है। इस अवस्था में छात्रों का नैतिक विकास न के बराबर होता है, अर्थात बालक इस अवस्था में सही और गलत के मध्य अंतर को समझने में असमर्थ होते हैं। और ये जो अवस्था होती है इसमें छात्र जो है वो क्या गलत है क्या सही है, ये इसमें उन्हें अंतर करना अभी नहीं आता है। वो अभी दूसरी दुनिया से अभी वो संपर्क में नहीं है, वो समाज के संपर्क में अभी नहीं है बालक, तो उसे क्या सही, समाज किससे सही कहता है किससे गलत कहता है उसको ये नहीं पता। उसके लिए सही और गलत क्या है, जो उसे दंड पाने से बचा दे या उसे पुरस्कार पाने में मदद करे। इस आयु में छात्र सही और गलत का चयन दंड पाने के भय से और पुरस्कार पाने की लालसा से करता है। उसके लिए इस अवस्था में वही सही है जो उसे दंड पाने से बचा देगी और पुरस्कार पाने में मदद करेगी। कोलबर्ट ने नैतिक विकास की इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया है, मतलब उन्होंने उसकी 2 स्टेजेस बताए इस लेवल के। पहला है दंड और आज्ञा का पालन। इस प्रकार छात्र सही और गलत के मध्य अंतर का चयन उनके प्रति दूसरों के व्यवहार के अनुसार करते हैं। अगर वह गलत कार्य करते हैं तो उन्हें उनके घर वालों से दंड प्राप्त होता है, और अगर वो कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उन्हें किसी व्यक्ति के द्वारा पुरस्कार या तारीफ सुनने को मिलती है। कोई तारीफ करेगा,
कोई अच्छा दंड देगा, इस लालसा से वो सही और गलत का चयन करते हैं। दूसरा है आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता, सेल्फ एप्टीट्यूड एंड रिवॉर्ड एटीट्यूड। इस अवस्था में छात्र अपनी रुचि के अनुसार आज्ञा का पालन करते हैं। वह कार्य करते हैं जिससे उन्हें उस कार्य को करने के लिए अधिक फल मिलता है। अब ये क्या है, इस अवस्था में वो क्या है, वो टिट फॉर टैट, तुमने मुझे नहीं दिया इसलिए मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये उनकी रुचि हो जाती है। आप जैसा उनके साथ व्यवहार करेंगे वो उसी तरह से करेंगे, जो उनकी उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर देगा वही उनके लिए सही है। इस अवस्था में वो जो, अगर आप उन्हें कोई सामान नहीं दिए रहेंगे तो वो बोलेंगे तुमने मुझे नहीं दिया था, वो आपको मुंह पे बोल देंगे तुमने मुझे नहीं दिया था इसलिए मैं तुम्हें ये चीज नहीं दूंगा। ये टिट फॉर टैट की अवस्था होती है। उसके बाद है दूसरा लेवल है रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था, कन्वेंशनल स्टेज। कोलबर्ट के अनुसार यह दूसरा चरण है जो कि 10 से 13 वर्ष तक की अवस्था तक चलता है। इसके अंतर्गत छात्र अधिक सामाजिक हो जाते हैं। अब जो छात्र हैं वो बाहर निकलने लगे हैं, लोगों से मिलने जुलने लगे हैं, हम उम्र के लोगों से के साथ खेल रहे हैं, उनसे अपने खिलौनों का आदान प्रदान कर रहे हैं, उनके साथ मिलके गेम खेल रहे हैं, तो वो अब सामाजिक धीरे धीरे होने लगे हैं। वह ऐसे कार्य करते हैं जिससे समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त होता है। इस आयु में छात्र दूसरे व्यक्तियों की नैतिकता के स्तर को अपने अंदर समाहित या अनुकरण कर लेता है। इस अवस्था में क्या है, वो दूसरों की नजर में अच्छा बनने के लिए कार्य करेगा, दूसरे अच्छा कहेंगे इसलिए वो उसकी नकल करेगी। या आप मान लीजिए आपने कहा कि मोनू बहुत अच्छा लड़का है, तो वो मोनू के जो गुण है वो उन्हें अपने अंदर लाने की कोशिश करेगा। वह दूसरों व्यक्तियों के मानकों के अनुसार सही और गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट कर उचित निर्णय ले पाता है। इस अवस्था में को भी कोलबर्ग ने 2 भागों में विभाजित किया है। इन्होंने हर अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया है। इसकी पहली अवस्था है अच्छा लड़का या लड़की बनने की आशा, होप टू बी अ गुड बॉय और गर्ल। इस अवस्था में छात्र या छात्राओं में अच्छा बनने की होड़ होती है। इस अवस्था में दूसरों से उन्हें सम्मान की आशा होती है, जिस कारण वह सदैव अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। कोई आदमी अच्छा गुड गर्ल या गुड बॉय कहेगा, इसलिए वो ये कार्य करने की कोशिश करते हैं। ये अवस्था ये है कि आप उन्हें अच्छा कहेंगे, समाज उन्हें अच्छा लड़का या अच्छा लड़की कहेगा, इसलिए वो उनके किसी चीज का चयन करते हैं या कोई कार्य करते। और दूसरी अवस्था है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इस अवस्था में छात्र कानून, नियमों एवं नीतियों के प्रति सजग रहते हैं एवं समस्त नियमों एवं नीतियों का पालन करने की ओर अग्रसर होते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि छात्र जो है वो जो समाज ने नियम बनाए हैं उनके लिए, जिन नीतियों का समाज चाहता है कि छात्र पालन करे, उन्हें वो पालन करना नैतिक समझते हैं। वो अपना नैतिक दायित्व समझते हैं कि वो समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें। उन समाज ने जो नियम बना दिए हैं वो उनका पालन करना सही समझते हैं। आयु में वह नीति और नियमों की अवहेलना नहीं करते, बल्कि उसे सत्य मानकर उनका पालन करते हैं। इस अवस्था में उनके लिए नैतिक क्या है, नियम और कानूनों का पालन करना। जो नियम है समाज के या गवर्नमेंट सरकार के जो नियम है वो उन्हें फॉलो करेंगे, उनके लिए वही सही है। उनके लिए क्या नैतिक है, दुनिया या समाज के जो नियम बनाए हैं हमारे लिए उनका पालन करना। और तीसरी अवस्था होती है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज। कोलबर्ट के अनुसार यह अवस्था 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। यह नैतिकता की एक विकसित अवस्था होती है। इसमें छात्र विकास में परिपक्व हो जाता है। अब छात्र का जो नैतिक विकास है वो परिपक्व हो गया है, छात्र का जो विकास है वो परिपक्व अवस्था में पहुंच गया है। अब वो अपने जो भी कार्य करता है उनके प्रति वो उत्तरदायित्व अपना लेने लगा है। वो अपने कार्यों के प्रति खुद का उत्तरदायित्व लेता है, वो दूसरों के ऊपर उसे नहीं डालता। 13 वर्ष से ऊपर के बालक इसमें आते हैं। यह नैतिकता की एक विकसित अवस्था होती है जिसमें छात्र नैतिक विकास में परिपक्व हो जाता है। इस अवस्था में छात्र समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को प्रमुखता देने लगता है। अब इस अवस्था में क्या है, अब वो ये समझने लगता है कि वो जिस समाज में रहता है उसके प्रति भी उसकी कुछ
जिम्मेदारियां हैं, अपनी जिम्मेदारियों को उसको निर्वहन करना चाहिए, उनका सही से पालन करना चाहिए। दुनिया के लिए या अपने समाज के लिए भी कुछ कार्य करना चाहिए। जैसे भगत सिंह जैसे लोग, उन्होंने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अपनी जान दे दी। इस अवस्था को भी कोलबर्ग ने 2 चरणों में विभाजित किया है। पहला है सामाजिक समझौते की अवस्था, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस अवस्था में छात्र समाज के नीति नियमों को अपनाने लगता है। समाज के जो नियम है, जो कानून है, छात्र उन्हें अपनाने की कोशिश करता है। समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व एवं व्यवहार में उचित परिवर्तन करने लगता है। समाज के लिए जो सही होता है उसके लिए वो अपने व्यवहार में परिवर्तन, यहाँ पे वो स्वयं के बारे में नहीं, वो समाज के बारे में सोचता है। समाज समाज के लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये उसके बारे में सोचेगा। समाज का अगर भला हो रहा है तो वो अपना नुकसान कर लेगा। इस अवस्था में किसी का भला हो रहा हो तो झूठ अच्छा है, ये वो अवस्था है। अगर किसी का भला हो रहा है तो झूठ अच्छा है, अगर अपना नुकसान करके किसी का भला हो रहा है तो वो सही है। ये छात्र अभी इस स्टेज पे आ चुका है। कोलबर्ग के सिद्धांत के इस चरण के अनुसार छात्र पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यों के प्रति उत्तरदायित्वों को अपने अंदर समाहित करने लगता है। अब वो अपने कार्यों के प्रति खुद को जिम्मेदार मानता है, समाज के प्रति उसका कुछ उत्तरदायित्व है, उनका निर्वहन करता है कि वो जिस समाज में वो रह रहा है उसके प्रति भी उसके कुछ कर्तव्य हैं, उसको उसका भी निर्वहन करना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी अवस्था है, वो कहते हैं कि इस अवस्था तक जो है बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं। इस अवस्था में छात्र ऐसे मानकों का चयन करते हैं जो शाश्वत सत्य होते हैं, अर्थात जो प्रत्येक स्थिति में परिस्थिति के अनुकूल होते हैं। अब छात्र सिर्फ अपने समाज के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो पूरे ब्रह्मांड के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में सोचता है। वो उन सत्य की खोज करता है जो पूरी दुनिया के लिए सही हो, उन नियमों, उन कानूनों को सही मानेगा जो पूरी दुनिया के लिए सही हो, वो ना कि सिर्फ एक संस्कृति या एक समाज के लिए सही हो। वो पूरी दुनिया के बारे में सोचेंगे। इस अवस्था में छात्र अपने विवेक एवं आत्मचिंतन की सहायता से सही और गलत के मध्य निर्णयों का चयन करते हैं, अपने विवेक और आत्मचिंतन करते हैं कि क्या सही है, और वो किसी देश काल में बंधे नहीं रहते, वो पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं। इस अवस्था तक बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं। यह छात्र की परिपक्वता को दर्शाता है। इस स्तर में छात्र अपने चिंतन के अनुसार नीति नियमों का पालन करने लगते हैं। उनके लिए क्या सही है इस स्टेज पे, जो पूरी दुनिया के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए सही हो। वो सिर्फ अपने अपने समाज के बारे में नहीं सोचेंगे या अपने देश के बारे में नहीं सोचेंगे, वो पूरी दुनिया के बारे में, पूरी मानव जाति के बारे में, पूरे सिर्फ मानव जाति के ही बारे में नहीं, वो पूरे पशु पक्षी सब के बारे में, पर्यावरण के बारे में भी वो सबके बारे में सोचेंगे। वो सिर्फ अपने समाज के या मानव जाति के बारे में नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये उसका चयन करने की जो क्षमता होती है वो इस स्टेज पर आ जाती है। अब इन्हें कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं। कोलबर्ग ने अपने इसमें 6 चरणों को सार्वभौमिक सत्य का स्थान देते हैं। ये कहते हैं कि हर वो इनका कहना है कि छात्र का जो विकास होता है वो इन्हीं 6 चरणों से होकर गुजरता है। इनके अनुसार छात्रों के नैतिक मूल्यों का विकास समाज की सहायता से होता है। ये कहते हैं कि जो छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है वो समाज करता है, वो छात्र अपनी जन्मजात नहीं लेके आता। कोलबर्ग ने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 6 चरणों में विभाजित करके किया है। अलग अलग जो 3 उन्होंने लेवल्स बताए, और उसके बाद जो 3 हर लेवल के 2-2 स्टेजेस बताए हैं, तो 6 चरणों में इसमें उन्होंने डिवाइड किया है। इस सिद्धांत के अनुसार छात्र नैतिकता के आधार पर सही और गलत के मध्य अंतर को समझ पाते हैं। जिस तरह छात्र का नैतिक विकास होगा उसी हिसाब से वो सही और गलत का चयन करेंगे। अगर किसी ने उन्हें किसी चीज को बताया, चोरी करना अगर किसी ने बताया कि सही है, तो छात्र का विकास उसी तरह से होगा। अगर किसी ने बताया चोरी करना गलत है, तो छात्र का विकास उस तरह से होगा। मतलब जिस तरह से समाज उसे बनाएगा, उसका विकास उसी तरह होगा। कोलबर्ग ने अपने परीक्षण के लिए कथाओं के माध्यम से प्रश्न बनाकर ये अपना परीक्षण करते हैं।
कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत छात्रों के नैतिक विकास पर बल देता है। ये छात्रों का नैतिक विकास किस तरह से हुआ है, ये इस पर बल देता है। उन्हें यह निर्णय लेने में सहायता करता है कि उनके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। यह सिद्धांत सत्य और असत्य के मध्य अंतर को स्पष्ट करने का कार्य करता है। क्या सही है, क्या गलत है, उनके जीवन में क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, ये उनके नैतिक विकास, उनकी जो भावनात्मक स्तर है उसके अनुसार ये चयन करने की बात करते हैं। कोलबर्ग ने अपने सैंपल में मेल को लिया था, मतलब सिर्फ उन्होंने बॉयज को चूज किया था, इसलिए इसे सिद्धांत को जेंडर बायस थ्योरी भी कहा जाता है। कॉर्ल गिलिगन ने इसे जेंडर बायस थ्योरी कहा है। इन्होंने जो सिद्धांत है, जो उन्होंने अपना सैंपल लिया था, उसमें जो थे मेल ज्यादा थे, बॉयज ज्यादा थे, इसलिए इनकी थ्योरी को जेंडर बायस थ्योरी कहा जाता है। यह सिद्धांत, इसकी कुछ आलोचनाएं हैं। यह सिद्धांत जो है वो हर संस्कृति में लागू नहीं होता। यह परिकल्पनात्मक स्थिति भी होती है, जैसे लोग उत्तर कुछ भी दे देंगे, लेकिन असल में जब उनके ऊपर वो परिस्थिति आएगी तो हो सकता है वो ऐसा ना करे। आपको वो बोल देंगे कि नहीं, हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि चोरी करना पाप है, लेकिन हो सकता है जब उनके ऊपर ये परिस्थिति आए तो वो भी चोरी कर लें, क्योंकि भाई वो पैसे ज्यादा मांग रहा है, अगर वो चोरी नहीं करता है तो उसकी पत्नी मर जाएगी। अब उस स्टेज पे इंसान क्या चुनता है, ये तो वो जब इंसान उस स्टेज में रहेगा तभी बता सकते हैं। लेकिन हो सकता है जब आप पूछें तो वो बोल दें कि नहीं, चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि चोरी करना पाप है, गलत है। तो ये बायस थ्योरी तो है ही, जेंडर बायस थ्योरी तो ये है ही है। तो आज हमने कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत समझा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।